हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल द स्टडी एमएल पे। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के अगले पड़ाव की ओर चलने वाले हैं। इस पड़ाव में हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया से बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उभय एकल विस्थापन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज उससे आगे लेकर आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, चैनल पे वीडियो अपलोड है, वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग आगे शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं आगे। पहला है उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन, चलिए इसके बारे में समझते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, दो तत्व आपस में क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। दो तत्व आयनों या विनिमय का, आयन या विनिमय दोनों करते हैं आपस में आदान प्रदान, जिसको शॉर्ट भाषा में बोला जाता है। जब वो दोनों आपस में आदान प्रदान तत्वों का कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, एग्जाम्पल हो जाएगा AX प्लस BY, यहाँ पे आदान प्रदान करेगा तो AY प्लस BX हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपना तत्व क्या होगा, बदल लेगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब हम सोडियम क्लोराइड डालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl को डालते हैं तो ये देखिए कैसे आदान प्रदान करेगा, AgCl बनाएगा, यहाँ AgCl प्लस NaNO3 यहाँ से आदान प्रदान कर लेगा। इस तरीके से उभय विस्थापन अभिक्रिया में हम लोगों ने समझा कि जब कोई दो तत्व आपस में अपने आयनों का या अपने तत्वों का आदान प्रदान करता है तो उसे हम उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल भी दिखाया आपको, तो आप लोग एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। फिर अगले हम अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। अगला अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। इस अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो अभिक्रिया के बाद जो होता है ना, अवक्षेप निकालती है, ठीक है। जिसके प्रतिफल में ठोस या द्रव्य के रूप में विलयन से अवक्षेप बाहर निकलने लगता है, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए NaCl, ठीक है, प्लस AgNO3, इसी में देख लीजिए अवक्षेप के रूप में NaNO3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल को आप इसमें भी इंक्लूड कर लीजिए, अवक्षेप के तौर पे इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने अवक्षेप मतलब सीधा समझिए ना कि ऊपर के तली जो होती है, जैसे आप लोग चीनी का मीठा का पाक देखे होइएगा, ऊपर से जो तली बैठ जाती है, या दूध में देखिए, दूध में जो छाली बैठती है वो उसका अवक्षेप होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी उसमें इंक्लूड रहता है। चलिए अगले अभिक्रिया की ओर बात करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। उदासीनीकरण का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल। प्लस माइनस अगर एक जगह होगा तो वो न्यूट्रल होगा, ना उसमें करंट होगा ना वो ठंडा होगा, ठीक है। वो गर्म भी होगा लेकिन करंट नहीं होगा। चलिए उदासीनीकरण के बारे में समझते हैं। उदासीनीकरण वैसी अभिक्रिया है जिसमें अम्ल तथा भस्म अभिक्रिया कर उसको लवण में तब्दील कर देता है, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। सिंपली समझिए, यहाँ से अम्ल प्लस भस्म बना के ये लवण बनाता है। ये होता है खट्टा, ये कड़वा होता है। ये दोनों मिलके खाने योग्य बना देता है, ठीक है। तो इस तरीके से उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में भी हम लोग समझिए। उदासीनीकरण का मतलब सीधा समझिए, उदास जिस पे प्लस है, जो धनिक है उसको गरीब बना देना, जिसको गरीब है उसको धनिक बना देना, दोनों को समान मिला देना, जो दोनों एक साथ रह सके। यही एग्जाम्पल होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया का। तो एक एग्जाम्पल लेके आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा HCl, ये तोड़ दीजिए, ठीक है। HCl को प्लस करिए, HCl को जोड़िए, HCl क्या हो गया, अम्ल हो गया, ठीक है। यहाँ NaOH, ये भस्म हो गया। ये बनाएगा, देखिए लवण बनाएगा। कौन सा लवण बनाएगा, तो NaCl प्लस H2O बनाएगा, ठीक है। यहाँ से अम्ल, भस्म, एसिड, बेस, ये हो गया साल्ट। इस तरीके का
ये बनाएगा, ठीक है, और ये वाटर हो गया, ये वाटर अवक्षेप के रूप में हो गया। चलिए यहाँ से हम लोग समझ गए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में बेसिकली दो तत्व मिलकर एक नए तत्व का उदासीनीकरण न्यूट्रल तत्व का निर्माण करता है। जैसे अम्ल तथा भस्म मिलकर क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, अम्ल तथा भस्म मिलकर, तो वही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब चलिए अगले टॉपिक को समझते हैं, 8वें टॉपिक को। 8वां टॉपिक आपका है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बेसिकली क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। बेसिक से बेसिक जानकारी उसके बारे में लेते हैं। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया होता है उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। प्रकाश का मतलब सूर्य, सूर्य से समझिए। तो HCl H+Cl बनाएगा HCl, तो ये सूर्य प्रकाश में होगा। हीट का साइन दे देते हैं, इसको सूर्य प्रकाश दर्शा देते हैं, सूर्य प्रकाश। ये हीट का सिंबल हो गया, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए HCl हो गया, CO2 + H2O हो गया, ये बनाएगा आपका C6H12, CO2 + H2O, C6H12O6, ये बनाया, प्लस आपका बना दिया 6O2। तो यहाँ पे देखिए 6CO2 + 12H2O मिलकर बनाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अलग इसको लिख देते हैं, 6CO2 समीकरण को संतुलित कीजिएगा तो ये आएगा। ये बनाएगा आपका ग्लूकोज, ये आपका ग्लूकोज बना दिया, ठीक है। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। और भी एग्जाम्पल है, तो और भी एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हैं जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में, ये भी प्रकाश की उपस्थिति में। ये देखते हैं, ये फार्मूला देखिए, ये फार्मूला आपका प्रकाश संश्लेषण का फार्मूला है, प्रकाश संश्लेषण का फार्मूला है, संश्लेषण, ठीक है, इसका फार्मूला है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जो बायो का फर्स्ट चैप्टर है उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके बाद ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया को समझते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण, ये दोनों, इस दोनों को समझते हैं। ऑक्सीकरण में देखिए हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण एवं अपकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण बेसिक हो जाएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व में ऑक्सीजन जुटता है, ऑक्सीजन के किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। जिस तत्व में ऑक्सीजन जुटेगा हाइड्रोजन हटेगा उसे ऑक्सीकरण कहेंगे, और जिस तत्व में हाइड्रोजन जुटेगा ऑक्सीजन हटेगा उसे हम क्या कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, C+O2 ऑक्सीकरण का C+O2, तो ऑक्सीजन जुट रहा है तो CO2 हो जाएगा, ठीक है, CO2 हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन का कोई काम नहीं है, हाइड्रोजन का वियोग अलग अलग से अपकरण में दिखाएंगे हाइड्रोजन का वियोग। जैसे देखिए 2 + H2 और +O2 बनाएगा H2O, यहाँ पे 2 देखिए, इसमें क्या है, हाइड्रोजन भी जुट रहा है और ऑक्सीजन भी जुट करके क्या एक नए तत्व का बना रहा है, निर्माण कर रहा है ऑक्सीजन का। अब इसमें और एग्जांपल ले लीजिए H+Cl, ये एग्जांपल यहाँ पे सूट नहीं करता है, इसको हटा देते हैं। H+Cl यहाँ पे बनाएगा HCl, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन जुट रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है। तो सिंपली समझिए, जिस तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुटेगा उसे ऑक्सीकरण, जिस तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन जुटेगा उसे हम अपकरण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की तरफ। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है इसको समझते हैं। लास्ट टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इसके एग्जाम्पल को पहले समझ लिए। CuO+ आपका है H2 बनाएगा आपका ये Cu+ H2O, यहाँ देखिए H यहाँ जुटा H2O से, O यहाँ जुटा C, यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ये अपकरण, ये दोनों साथ साथ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। जब ऑक्सीकरण एवं अपकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझे थे जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, और अपकरण अभिक्रिया समझे थे जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि रेडॉक्स अभिक्रिया दोनों का संक्षिप्त रूप है,
यानी कि दोनों जो है उसका मेन रूप रेडॉक्स अभिक्रिया है। जब दोनों एक साथ हो, ऑक्सीकरण एवं अपकरण रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ होती है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अब चलिए, अब इसके बाद हम लोग कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया समझ लिए, हमारा चैप्टर खत्म हो गया। इतना पे आपका टोटल क्वेश्चन बनते चला जाएगा। ठीक है, तो इतना पे बनाइए, क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे जाके आप अपना कमेंट सेंड कर सकते हैं। वहाँ से आपके हर कमेंट को बारी बारी से डिस्कस किया जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाया जाएगा। तो चलिए कुछ बेसिक से अभिक्रिया को समझते हैं। दहन समझते हैं, दहन मतलब होता है जलना, तो वो तो समझते होइएगा, केवल मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। दहन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर जलने लगता है। जिसके साथ जब जलेगा तो वो क्या देगा, जब दहन होता है कोई चीज़ जलता है तो एक तो ऊष्मा देता है और एक लाइट प्रोवाइड कराता है, यानी ऊष्मा और एनर्जी दोनों देता है, उसे हम क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए C+O2, कार्बन को जलाइए तो वो रोशनी भी देगा, गर्मी भी देगा, प्लस कुछ अपक्षेप भी बाहर निकालेगा। ठीक है, तो चलिए दहन हो गया। अब दहनशील पदार्थ के बारे में समझते हैं। बहुत जगह सुनते होइएगा दहनशील पदार्थ। अब देखिए, दहन जो होता है वो जलने का काम करता है। दहन का मेन रीजन क्या है, जलना, मेन मकसद है जलना, वो जलाएगा सब चीज़ को। ठीक है, उसके बाद देखिए दहनशील पदार्थ, दहन में जो पदार्थ जलता है उसे हम क्या कहेंगे, दहनशील पदार्थ। जैसे C+O2 में कार्बन जल रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो C क्या है, हमारा दहनशील पदार्थ है। उसके बाद अज्वलनशील पदार्थ के बारे में समझते हैं, जो जलता ही नहीं है, जो पदार्थ जलता ही नहीं है वो अज्वलनशील पदार्थ है। जैसे अब ले लीजिए पत्थर ले लीजिए, ईंट ले लीजिए, वो जलता ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, अज्वलनशील पदार्थ होगा। अब दहन के लिए आवश्यक शर्त जो है वो क्या है उसके बारे में समझते हैं। दहनशील पदार्थ के लिए निम्नलिखित 3 शर्त को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। पहला शर्त है, अगर दहन कोई पदार्थ जलना है तो वो 3 शर्त को यहाँ पे फॉलो करेगा। वो 3 मतलब शर्त क्या है, उसको कौन कौन सा शर्त फॉलो करेगा उसके बारे में समझते हैं। तो पहला, दहनशील पदार्थों की उपस्थिति होना चाहिए। जैसे कार्बन या लकड़ी कोई भी ले लीजिए, वो पदार्थ रहना चाहिए जलने के लिए, दहन होने के लिए। दूसरा, दहन के पोषक तत्वों की उपस्थिति होना चाहिए। और तीसरा जो है, ज्वलन ताप की प्राप्ति। ये तीनों जब तक रहेगा तभी तक दहन की क्रिया संपन्न रहेगी, नहीं तो ये तीनों एक भी चीज़ इसमें से नहीं रहे तो दहन कभी होगा ही नहीं। अब ज्वलन ताप क्या है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर देती है ज्वलन ताप कहलाती है। फिर से सुनिए, ज्वलन ताप क्या है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर देती है ज्वलन ताप कहलाती है। ठीक है, अब द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के बारे में समझ लेते हैं। थोड़ा सा LPG के बारे में समझ लेते हैं। लिक्विफाइड, फुल फॉर्म हो गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसके बारे में समझते हैं। तो पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है। दाब बढ़ने के साथ ये तीनों गैस आसानी से द्रवीभूत हो जाते हैं। द्रवीभूत होने के कारण इसे पेट्रोलियम गैस के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता। इस गैस में, तीनों गैस जब भरा जाता है तो इसमें कोई स्वाद नहीं होता है। इसके स्वाद को गंधहीन बनाने के लिए मर कैप्टन मिलाया जाता है, ताकि अगर कोई मान लिया जाए अगर स्वाद नहीं रहे, 15 kg का सिलेंडर है वो फट जाए, पता ही नहीं चलेगा कि इसमें गैस फटा या कुछ फटा, और कहीं से आग लगे, मतलब जले तो वो आग पकड़ लेगा, बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। अब यही है कि मर कैप्टन मिलाया जाता है उसमें, तो थोड़ा भी गैस लीक होता है तो पता चल जाता है, इतना बदबूदार होता है कि तुरंत पता चल जाता है। तो यहाँ से उसके बारे में समझ गए। अब चलिए इतना ही रहने देते हैं। इतना से ही हमारा टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर की समाप्ति आज हो गई। तो आप लोग अगर पूरे चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो वीडियो उपलब्ध है, वहां से जाकर पूरे चैप्टर को कवर कीजिए, और इसमें कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट सेंड कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।